हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और घर पर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और इसके साथ साथ डीपीपी और सीपीपी भी मन लगाकर सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा भी था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और इसकी मैं बात भी कर रहा था। टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री था, जिसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 और 6 यानी कि 9, सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 और बाकी की 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, इसके बाद सेकंड मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। लेक्चर नंबर 1 में आपको यह भी बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो 4 मेन कैटेगरी हो गई, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक, मेटालिक एंड नेटवर्क सॉलिड, यानी कोवेलेंट सॉलिड को ही नेटवर्क सॉलिड भी कह रहे थे। और ये एनसीईआरटी का ही चार्ट है, तो वही मैंने यहां पर प्रेजेंट किया है। ओके, इसके बाद मैं आपको डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बता रहा था, तो यहां से हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि यहां पर डायमंड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहां पर कार्बन कैसा है, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन कैसा है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3, और sp3 के हिसाब से ये कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अच्छा, किन्हीं भी दो एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 154, यानी कि सीसी की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, 1.54 एंगस्ट्रॉम यानी कि 154 पिकोमीटर। ओके, ठीक, ऐसे ही अगर मैं ग्रेफाइट को समझूं तो ग्रेफाइट में हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, देखिए ऐसा, यानी कि ये जो ऊपर की लेयर आप देख रहे हो इसमें हेक्सागोन में शीट लाइक स्ट्रक्चर है, फिर नीचे की लेयर, फिर उसके नीचे, ऐसे लेयर वाइज बना रहता है। तो किन्हीं भी दो हेक्सागोनल शीट में, लेयर में वीक वॉन्डर वॉल फोर्स प्रेजेंट होता है। ये जो डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है, ये है वीक वॉन्डर वॉल, वॉन्डर वॉल फोर्स। ओके, तो ये वीक वॉन्डर वॉल फोर्स है। अब बात करते हैं यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की। तो देखिए, एक ही हेक्सागोनल शीट के अंदर दो एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 141.5 पिकोमीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 1.415 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब आप वहां पर देखो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 154 पिकोमीटर, और यहां पर कितनी है, कम है, 141.5 पिकोमीटर। अच्छा, दूसरा जो एडजेसेंट लेयर है, अगर उन लेयर्स में कार्बन कार्बन एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ में चेक करूं तो वो आती है 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर, क्योंकि ये वॉन्डर वॉल रेडियस बन जाएगा। ओके, आजकल आप लोग पीरियोडिक में पढ़ भी रहे हैं वॉन्डर वॉल रेडियस, तो ये वॉन्डर वॉल रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम कैसे हैं, नॉन बॉन्डेड है। बॉन्डेड में 141.5 पिकोमीटर। चलिए, अब मेरा डाउट जो एराइज हो रहा है वो ये कि वहां पर कार्बन कार्बन बॉन्डेड में 154 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ वही होती है 154 पिकोमीटर, तो फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ यहां पर 141.5 पिकोमीटर क्यों आया। इसके लिए आपको किसी भी मिड में किसी भी कार्बन एटम को एनालाइज करना पड़ेगा। ये कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से देखिए, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 नहीं। sp2 का मतलब कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, तो 3 ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है, और हर कार्बन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो साइड वाइज ओवरलैप भी कर सकता है, यानी कि वो साइड वाइज शेयरिंग भी कर सकता है। इस वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, जो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ है उससे कुछ कम आएगी, और यही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है ये आप यहां पर नोट कर लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को, ग्रेफाइट वाला भी और डायमंड वाला भी। हाइब्रिडाइजेशन
इस पे फोकस रहना चाहिए, बॉन्ड लेंथ पे फोकस होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ में चेंज क्यों हुआ ये जानना है, और ग्रेफाइट वाले में वॉन्डर वॉल रेडियस कितनी आ रही है, कार्बन कार्बन के बीच की लेंथ कितनी आ रही है, बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है। ओके, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 340 पिकोमीटर, रेडियस नहीं है, बॉन्ड लेंथ है। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना? चलिए, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब अपने को समझना है जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स पे भी आएंगे, क्वेश्चंस पे भी आएंगे, और साथ ही साथ जो जनरल टर्म्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड, 2D क्रिस्टल लैटिस, 3D क्रिस्टल लैटिस, ये सब भी आज अपने को पढ़ना है। ओके, तो जनरल टर्म्स क्या हैं जो कि रिलेटेड हैं किससे? क्रिस्टलाइन सॉलिड से। बहुत छोटे छोटे टर्म हैं, हम सबको मालूम है, बस एक बार जल्दी से समझ लेना है। ओके, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला है लैटिस पॉइंट। क्या होता है लैटिस पॉइंट? देखिए, वो पोजीशन, वो जगह जहां पर हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, द पार्टिकल में बी अ एटम, में बी अ मॉलिक्यूल, में बी अ आयन, तो जहां पर हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना जगह को ऑक्यूपाई करता है, उस जगह को, खाली जगह को क्या बोलते हैं? लैटिस साइट या फिर लैटिस पॉइंट। ओके, तो यहां पर आप समझ लेंगे और इसको लिख भी लेंगे। द प्लेस वेयर एटम आयन मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन 3D रेगुलर ज्योमेट्रिकल ऑर्डर along 3 axes. Each lattice point represent one constituent particle which may be an atom, ion और molecule. ठीक है, कैसा दिखता होगा? कोई भी पॉइंट, जैसे ये यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में है, और ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, दूसरा तरीका ये भी है। तो यहां पर हर पॉइंट, ये जो हर पॉइंट है ना, हर पॉइंट को आप क्या कह रहे हैं? यहां पर हर पॉइंट को आप लैटिस बोल रहे हैं। ओके, और इन्हीं लैटिस से मिलकर बनेगा, इन्हीं लैटिस पॉइंट से मिलकर बनेगा आपका एक यूनिट सेल। हालांकि ये लैटिस पॉइंट भी कहीं ना कहीं यूनिट सेल है ना, और जब इन सबको अरेंज कर दिया जाए और एक 3D नेटवर्क सॉलिड बना लिया जाए, है ना, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों तरफ में अगर हमें देखने को पूरा मिलेगा, पूरा एक रेगुलर 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसी को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ओके, तो यही कुछ कॉमन से टर्म है जो आपको बताने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट हो गया। चलिए अगले में आते हैं, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस मैंने आपको बताया, इन्हीं को मिलाकर एक वेल डिफाइंड 3D नेटवर्क सॉलिड, उसी को हम कहेंगे स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा लैटिस पॉइंट मिलाकर ये पूरा क्या बन चुका है? मेरा क्रिस्टल लैटिस। लेकिन अभी यहां पर मैंने सिर्फ 2 एक्सिस को यूज किया, तो ये 2D में गया, 2D क्रिस्टल लैटिस। अगर इसी में मैं इसी को आगे की तरफ, आपकी तरफ बढ़ाता चला जाऊं, तो यहां पर मैं जेड एक्सिस को भी कवर कर लूंगा, और ऐसे में ये कहलाएगा हमारा 3D क्रिस्टल लैटिस। ऐसे में ये हमारा कहलाएगा 3D क्रिस्टल लैटिस। ओके, चलिए, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, उन्हीं को आपको समझना है। अच्छा, ये मोटिफ क्या होता है? ये भी आप एनसीईआरटी वाली बुक अपनी पढ़ेंगे तो आपको कई जगहों पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा स्टार्टिंग में, मोटिफ। ये मोटिफ का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, है ना। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है उसी को मोटिफ बोला जा रहा है। अभी मैं आपको 2D क्रिस्टल लैटिस में पूरा बता भी रहा हूं मोटिफ। अगला है यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको एक लैटिस पॉइंट बताया था ना, मैंने कहा वो भी यूनिट सेल हो सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं यूनिट सेल? ज्यादातर हमारे दिमाग में ये भर दिया जाता है 12th में कि यूनिट सेल माने एक ऐसा क्यूब टाइप का, है ना, और उसी को बार बार रिपीट करेंगे तो वो यूनिट सेल बोला जाएगा। तो देखिए, यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच व्हेन रिपीट 3 डायमेंशनली to represent the whole crystal, to represent the whole structure is called unit cell. अब आप बताइए, अगर उन्हीं पॉइंट्स को मैं 3 डायमेंशनली रिपीट करता जाऊं, हर तरफ लगाता जाऊं, तो क्या वो
एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट हमारा यूनिट सेल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो भी तो एक लार्ज नेटवर्क को, एक होल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल है। जैसे कि अगर मैं इस रूम को भी यूनिट सेल बोल सकता हूं। वो कैसे? अगर ये रूम को एक्स एक्सिस में भी ऐसे ही रूम बनाता चला जाऊं, वाई में भी बनाता चला जाऊं, जेड में भी बनाता चला जाऊं, यानी इस रूम के बगल में भी रूम बनाए हैं, सही, इसके इधर भी बना है, ऊपर भी बना है, नीचे भी बना है, आगे पीछे हर जगह बनाया, तो वो जो लार्ज नेटवर्क तैयार होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? क्रिस्टल। होल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, ये क्या कर रहा है? होल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। ये हमारा स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो बना है ये किसको रिपीट करने से बना? तो वो इसी रूम को बार बार मैंने रिपीट किया, तो ये भी हमारा क्या हो गया? यूनिट सेल। ओके, तो यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which when repeat three dimensionally to represent the whole structure is called unit cell. ओके, ये सब भी बातें सिंपल हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। बस कुछ भी छूटे ना, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में सारी बातें स्टार्टिंग से समझाता जा रहा हूं, ताकि अगर कुछ गड़बड़ रहा हो पीछे के क्लासेस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपने 11th 12th में कुछ गड़बड़ी की है तो भी आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए आगे आते हैं, बड़ी जल्दी है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्रीन कलर का क्या है? क्रिस्टल, स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, ये स्ट्रक्चर है अपना। अब इसमें यहां पर बताया जा रहा है कि यही चीज बार बार रिपीट की गई। इसे आप रूम समझ सकते हैं। अब देखिए आगे भी ये जो रूम है, इसके पीछे भी ऐसा रूम बना दिया, इधर भी हर जगह बनाया जा रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा? यूनिट सेल, क्योंकि ये वो स्मॉलेस्ट थिंग है जिसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। स्मॉलेस्ट थिंग तो मैं इसको भी बोल सकता हूं, है ना, इतने को भी बोल सकता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि इसी को बार बार रिपीट किया गया, तो ये भी यूनिट सेल हो सकता है। डिपेंड करता है आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये बात कह रहे हैं। ओके, एक क्रिस्टल के अंदर कितने यूनिट सेल होते हैं? भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकते हैं, जितने चाहें उतने बना सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिट सेल। तो यूनिट सेल, यहां पर आप यूनिट सेल को क्यूबिक यूनिट सेल मान लीजिए, है ना। यहां पर मैं यूनिट सेल को एक सिंपल क्यूब की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो यहां पर यूनिट सेल को कैसे ट्रीट किया जा रहा है? यहां पर यूनिट सेल को हम ट्रीट कर रहे हैं यहां पर हम यूनिट सेल को ट्रीट कर रहे हैं एज अ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ट्रीटेड एज क्यूबिक सिस्टम। तो एक्चुअल में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ये क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। हालांकि आप सबको क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन है, उस दिन भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी आपको बताया था। अपने रूम को देखो, अपने रूम को जितने अच्छे से समझ जाओगे उतनी अच्छे से सॉलिड स्टेट भी समझ जाओगे। तो जरा अपने रूम को देखिए फिर से और सोचिए अपने रूम के बारे में, और साथ साथ यहां पर भी देखते जाइए। तो एक रूम में, एक क्यूबिक सिस्टम में क्या क्या होता है, यही इंफॉर्मेशन अपने को जाननी है। एक रूम में क्या क्या होता है, एक यूनिट सेल, एक क्यूबिक सिस्टम में क्या क्या बातें मुझे बताई जा सकती हैं, क्या क्या बातें मैं समझ सकता हूं। तो देखिए यहां पर एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये तो क्या है? हमारी एक्सिस है। अल्फा बीटा और गामा, ये क्या है? ये है इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल का मतलब दो फेसेस के मिलने से जो एंगल बनता है। जैसे एक फेस ये, जैसे यहां पर समझिए, अपने रूम में समझिए, एक फेस ये है और एक फेस ये है। तो ये दोनों फेस से जुड़कर ये जहां पर ये कैमरा रखा होगा, यहां पर ये क्या बन जाएगा? हमारा एक इंटरफेशियल एंगल बन जाएगा। ओके, तो ये इसी तरह से एंगल्स बनते हैं, इंटरफेशियल एंगल। अल्फा बीटा गामा इंटरफेशियल एंगल है। चलिए और बातें समझते हैं। तो यूनिट सेल यानी क्यूबिक सिस्टम में कॉर्नर कितने हैं? 8। मैंने आपको पिछले टर्न पे भी बताया था, कॉर्नर 8। ठीक है, सेल एज, सेल एज, तो सेल एज कितनी होती है? 12। ओके, सेल एज 12। फेस,
फेस कितने होते हैं? 6। एक क्यूबिक सिस्टम के अंदर बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? बॉडी सेंटर तो 1 होगा, हर एक का सेंटर 1 होगा। मैं बॉडी डायगोनल की बात कर लेता हूं। तो बॉडी डायगोनल कितना होता है? बॉडी डायगोनल का मतलब एक कोने से अपोजिट वाला, नीचे वाला कॉर्नर, ये पूरा क्या कहलाएगा? बॉडी डायगोनल। क्योंकि बॉडी डायगोनल में बॉडी सेंटर से पास करती हुई लाइन जरूर जानी चाहिए, एक्सिस पास होनी चाहिए। तो बॉडी डायगोनल कितने होंगे? 4। क्यों? एक बॉडी डायगोनल दिखाने में कितने कोने यूज हो गए? 2। तो बॉडी डायगोनल कितने होंगे? 4। अच्छा, तो फेस कितने हैं? 6। और फेस डायगोनल कितने होंगे? फेस डायगोनल कितने होंगे? तो आप ये देख लीजिए कि एक पर्टिकुलर फेस में आप कितने फेस डायगोनल बना सकते हैं। तो फेस डायगोनल का मतलब एक कोने से दूसरे कोने की तरफ, नीचे की तरफ, और एक ऐसा। तो ये दो आपके फेस डायगोनल बन जाएंगे एक फेस में। और फेस कितने हैं? 6। तो ये कितना हो गया? 12। टोटल 12 फेस डायगोनल बन सकते हैं। जितने फेस होंगे उतने ही फेस सेंटर भी होंगे। जितने फेस होंगे उतने ही फेस सेंटर भी होंगे। फेस डायगोनल की बात कर ली गई, बॉडी डायगोनल की बात कर ली गई, इंटरफेशियल एंगल की बात कर ली गई। ओके, तो ये सारी चीजें को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हालांकि ये सारी बातें बहुत छोटी बातें हैं, आप लोगों ने पहले 12th क्लास में भी पढ़ी होंगी, और अगर भूल गए हैं तो एक बार क्विकली रिवीजन कर लीजिए। ओके, अब बताइए यहां तक कुछ पूछना? देखिए, इससे आसान कुछ नहीं होता। मैं ये चाहता हूं कि क्लास का एक भी बच्चा ये ना कहे कि सर मुझे सॉलिड स्टेट जैसा चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया या कहीं कहीं पर मुझे प्रॉब्लम हुई। इसलिए मैं हर छोटी चीज को भी क्लास में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। ओके, क्योंकि ये चैप्टर स्कोरिंग भी है और बहुत सिंपल भी है, और अगर आपका 3D विजुअलाइजेशन गड़बड़ है तो बहुत डिफिकल्ट भी है, जैसा कि मैंने आपको डे 1 में ही ये सारी बातें बता दी थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिट सेल यानी क्यूबिक सिस्टम तो आपने समझ लिया, अब इसको अप्लाई करना भी सीखते हैं इन सब चीजों को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 2D क्रिस्टल लैटिस एंड 3D क्रिस्टल लैटिस। तो आज तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा होगा 12th क्लास में, या किसी ने आपको 11th में पढ़ाया हो सॉलिड स्टेट, तो आप लोगों ने 3D क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा होगा। हर किताब में 3D के बारे में खूब लिखा है, लेकिन कोई किताब वाला 2D के बारे में नहीं लिखता। भाई 3D में तो एनसीईआरटी वालों ने भी लिख रखा है 3D क्रिस्टल लैटिस। 3D क्रिस्टल लैटिस के अंदर 7 क्यूबिक सिस्टम और उससे बनने वाले 14 ब्रेवाइज लैटिस स्ट्रक्चर, और खूब कलरफुल फोटो चिपका रखी है एनसीईआरटी वाली बुक में अपने। बट अगर 3D हो सकता है तो 2D की भी बात करनी चाहिए। अच्छा, 1D की कोई बात करने की जरूरत नहीं। क्यों? 1 डायमेंशन में क्या होगा बताओ आप खुद ही। 1 डायमेंशन में एक एक्सिस है, उस एक्सिस पे आप पॉइंट डालोगे, और उस पॉइंट को आप स्फीयर तक नहीं कह सकते। उस पॉइंट को आप स्फीयर तक नहीं कह सकते, सर्कल भी नहीं बोल सकते। स्फीयर बोलोगे तो 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, सर्कल बोलोगे तो 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो आपको उसे एक dx थिकनेस का एक पॉइंट दिखाना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उसमें चर्चा करने लायक कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं 2D से स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन 2D में है चर्चा करने लायक, और यकीन मानो 2D में क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, और अगर कहीं ऑप्शन में किसी ने लिखा होगा 14 तो 90% जनता 14 पे टिक भी मार के आएगी। तो 2D क्रिस्टल लैटिस कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं? तो 2D क्रिस्टल लैटिस टोटल हमारे 5 होते हैं। 5 2D क्रिस्टल लैटिस हमारे टोटल कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये कौन कौन से 5 होते हैं, जरा उनके नाम समझ लिए जाएं। तो पहले आप सुन लीजिए और फिर आपको नोट तो करना ही है। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर को टेट्रागोनल भी कहते हैं। स्क्वायर नंबर 1।
नंबर 2 इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। नंबर 3 इज सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, जिसे ऑर्थोरोम्बिक भी कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, जिसे ऑर्थोरोम्बिक भी कहते हैं। इसके बाद होता है हेक्सागोनल, चौथा हेक्सागोनल, और लास्ट पांचवा है मोनोक्लिनिक, जिसे ऑब्लिक भी कहते हैं, मोनोक्लिनिक। ये 5 2D में यूनिट सेल हैं। 2D में यूनिट सेल को समझाने के लिए मुझे कितने पैरामीटर्स की जरूरत है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लिखते जाइए। सबसे पहला पॉइंट यही लिखिएगा, टू डिफाइन 2D क्रिस्टल लैटिस। टू डिफाइन लिखिए अपने नोटबुक में लिखते जाइए ये पूरा। जो पॉइंट बोल रहा हूं ये अपने नोट्स में आपको मेंशन करते जाना है, ओके। टू डिफाइन 2D crystal lattice we require 3 parameters। 3 parameters कौन कौन से? 2 तो मुझे एक्सेस चाहिए, क्योंकि मुझे 2D में रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे मैंने एक्स एक्सिस ले ली और वाई एक्सिस ले ली, तो 2 एक्सिस, और अगर मैं 2 एक्सिस लूंगा तो एक इंटरफेशियल एंगल की भी जरूरत होगी। सो वी रिक्वायर 3 पैरामीटर टू डिफाइन 2D crystal lattice। We require 3 parameters to define 2D crystal lattice, okay? तो 2 एक्सिस और एक इंटरफेशियल एंगल से हम पूरा 2D क्रिस्टल लैटिस डिफाइन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो जो मैंने 5 नाम लिए, वो पांचों के ये स्ट्रक्चर हैं और वो पांचों के नाम। तो देखिए, एक तो मैंने बताया आपको स्क्वायर, दूसरा मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर, तीसरा मैंने आपको बताया सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, चौथा मैंने आपको बताया हेक्सागोनल, और पांचवा मैंने आपको बताया ऑब्लिक या मोनोक्लिनिक। ऑब्लिक या मोनोक्लिनिक। तो ये टोटल 5 हैं, उनके फिगर, उनके स्ट्रक्चर ये बने भी हुए हैं। तो मोनोक्लिनिक यानी ऑब्लिक ये ऐसा है जिसमें ए और बी एक दूसरे के बराबर नहीं है, और जो थीटा है वो 90 डिग्री नहीं है, ओके। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैं, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल और टेट्रागोनल, उसी को मोहट बना दिया गया, यानी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ही डिफाइन किया जा रहा है। चलिए अगले में आते हैं। सेकेंड और थर्ड नंबर, रेक्टेंगुलर और सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। ये देखिए, अगर अरेंजमेंट ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर। हालांकि इसी में अगर यूनिट सेल में ऐसी लेने लगूं तो क्या बोलूंगा? सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। तो वो ऐसा भी दिखाया गया और दूसरा ऐसा भी दिखाया गया। तो रेक्टेंगुलर और सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, ओके। इसमें भी सेल एज और इंटरफेशियल एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। फिर आ जाते हैं हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में ए और बी बराबर है और थीटा 120 डिग्री है हेक्सागन में, 2D में, ठीक है। और इसी तरीके से टेट्रागोनल स्क्वायर में तो आप जानते हो ए और बी बराबर होते हैं और थीटा 90 डिग्री होता है। तो ये टोटल 5 तरह के 2D क्रिस्टल लैटिस हैं। ये 3D से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जल्दी किसी की नजर नहीं जाती। तो जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा उस दिन से फिर उसके अगले साल से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा और फिर हर टीचर इसको पढ़ाने लगेगा। अभी कोई नहीं पढ़ाता है, अभी मैं ही पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो ये 2D क्रिस्टल लैटिस में टोटल 5 हैं, नोट कर लीजिए इन्हें। ये जिस ईयर भी आ गया, जेईई मेन में या एडवांस में, और एडवांस में आने के भी चांसेस है, पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, उसके अगले साल से सब लोग पढ़ाने लग जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं 3D क्रिस्टल लैटिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने को अच्छे से समझना भी है। 2D भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2D से ज्यादा नंबर ऑफ सिस्टम्स 3D में है। जैसे 2D में टोटल 5 बने थे, तो 3D में टोटल कितने बनेंगे? टोटल बनेंगे 14। ये 14 में बहुत लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है, तो वो कैसे ध्यान रखना है उसके बारे में भी बता रहा हूं। तो देखिए, 3D क्रिस्टल लैटिस को
दो क्लास में डिवाइड किया गया, एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। ये जो नॉन प्रिमिटिव होता है ये होता है सेंटर्ड, और ये प्रिमिटिव क्या होता है देखिए, आपको बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये रूम अपना क्यूबिक सिस्टम है, आपका स्टडी रूम क्यूबिक सिस्टम है। अगर मैं वहां पर एटम, आयन या मॉलिक्यूल को सिर्फ कॉर्नर में लगाऊंगा, 8 कॉर्नर है, अगर सिर्फ कॉर्नर में लगाऊंगा सो इट इज कॉल्ड, ये क्यूबिक भी बोलेंगे आप लोग, लेकिन क्यूबिक तो पहले भी था ना, इसको बोलेंगे आप प्रिमिटिव। दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव। लेकिन अगर आप एटम, आयन या मॉलिक्यूल को अगर आप कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर पे, एज सेंटर पे कहीं और लगाएंगे तो वो कहलाएगा नॉन प्रिमिटिव, और नॉन प्रिमिटिव में सेंटर्ड होगा। अब सेंटर्ड में सेंटर बॉडी सेंटर भी हो सकता है, फेस सेंटर भी हो सकता है, एज सेंटर्ड भी हो सकता है, एंड सेंटर्ड भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए तो आपको बड़े आसानी से ये चैप्टर सॉलिड स्टेट समझ में भी आएगा और ऐसा लगेगा कुछ नहीं रटना पड़ा। तो 3D क्रिस्टल लैटिस को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कॉर्नर पे एटम, नॉन प्रिमिटिव का मतलब कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पे भी एटम, सिर्फ सेंटर नहीं, कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पे एटम। प्रिमिटिव 3D में 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के। 3D में प्रिमिटिव 7 टाइप के होते हैं। उनके समझने हैं अपने को नाम, तो उनके नाम हैं क्यूबिक, क्यूबिक, ट्राइगोनल, क्यूबिक, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल को रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल। इसके बाद अगला है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, फिर है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल। देखिए कितना आसान है, एनसीईआरटी में सब ऊपर नीचे करके दे रखा है, अपना सीरियल बनाया है, हर टीचर का अपना अपना सीरियल है। मैं आपको चाहता हूं कि ये रटने वाली बात आपको झट से रट जाए, तो मैंने राइमिंग बना बना के उसको एक साथ ले लिया, राइमिंग वालों को एक साथ ले लिया। तो क्यूबिक, ट्राइगोनल, तो गोनल वाले सब एक साथ, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल। अच्छा, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा बढ़ते हुए क्रम में है, ये भी समझ में आ रहा है। तो क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल। ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो बीच में एक आ गया ऑर्थोरोम्बिक और उसके बाद क्लिनिक, क्लिनिक। तो राइमिंग वर्ड के थ्रू अगर आप याद करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं और कुछ छूटेगा ही नहीं, है ना, कभी भी। ये आपको अभी तो आसान लग रहा होगा, लेकिन अभी एक टेबल बनाऊंगा जिसमें इसके सेलेज का रिलेशन और इंटरफेशियल का एंगल का रिलेशन, वो अपने को बनाना होगा, वो अपने को समझना होगा। इनफैक्ट कई लोग ये कहते हैं कि ये अपने को रटना है और रट के जाना है, और हो सकता है जेईई मेन या नीट में पूछा जाए, जो कि होता भी है, जेईई मेन या नीट में आ जाता है कि बताओ a बराबर b बराबर c और अल्फा बराबर बीटा डज नॉट इक्वल टू 90, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डज नॉट इक्वल टू 90, बताओ ऐसा कौन सा सिस्टम होगा? अब ये रट के जाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, जो शॉर्टकट, जो तरीका मैं बता रहा हूं बस वो अपना लेना है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ मिक्स हो रहा है। पहले तो आप ये बना लीजिए, और जैसा मैं स्क्रीन पे बना रहा हूं ऐसा ही आप अपने नोट्स में भी बनाइए। तो प्रिमिटिव 7 टाइप के, क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड में आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने एज सेंटर्ड क्यूबिक नहीं लिखा है। ECC अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है
एंड सेंटर्ड क्यूबिक। हालांकि मैं एक इसमें और एक ले सकता था, एज सेंटर्ड क्यूबिक, वो भी हो सकता है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ओके, नॉन प्रिमिटिव में यही 3 स्पेशल केस बनाए गए, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। तो पहले तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिए। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना? जल्दी से देखिए और बताइए मुझे, एनी समस्या? आगे बढ़े तो अब मैं प्रिमिटिव में बताने जा रहा हूं, प्रिमिटिव में क्या क्या होता है। इन्हीं प्रिमिटिव में जो 7 प्रिमिटिव हैं, उनमें ये भी बनते हैं, और अगर उसका टोटल किया जाए तो 3D क्रिस्टल लैटिस के अंदर टोटल 14 टाइप के डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होते हैं। और इन्हीं 14 टाइप के डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस को हम ब्रेवाइज लैटिस भी बोलते हैं, जो कि किताबों में ब्रेवाइज लैटिस नाम से ज्यादा फेमस है। अब समझ में आया आपको ये 14 की कहानी? चलिए टेबल ड्रॉ करते हैं। 7 प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम जरा देख लीजिए जल्दी से। ये एनसीईआरटी वाला ही फिगर है। यही सब इंटरफेशियल एंगल और सेलेज के बीच में क्या रिलेशन है, यही पूरा टेबल हम लोग फॉर्म करने वाले हैं। ओके, ये आपके एनसीईआरटी में ही डायग्राम पूरा बना हुआ है। इस तरीके के होते हैं ये 7 क्रिस्टल सिस्टम। चलिए फोटो देख के सिर्फ काम नहीं चलाना है, अपने को पूरा डिफाइन करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है, आप भी ये चार्ट बनाना शुरू कीजिए। आप सबसे पहला कॉलम ये बनाएंगे क्रिस्टल सिस्टम, दूसरा कॉलम रहेगा आपका सेलेज, तीसरा रहेगा इंटरफेशियल एंगल, और चौथा रहेगा ब्रेवाइज लैटिस, और पांचवा एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी वाला ही था, इसमें मैंने ये 3 हटा दिए, और ये हम लोग यहां पर खुद सीखेंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन अराइज होंगे और वो अपने से पूछा जाएगा। अपने से ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि बताओ हेक्सागोनल में क्या होता है। ये पूछ लिया जाए तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप ये रट के भी बैठे होगे। लेकिन जब हमसे उल्टा पूछा जाएगा कि अल्फा बीटा गामा में ये रिलेशन है, एबीसी में ये रिलेशन है, बताओ ऐसा किस क्यूबिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो फिर सोचना पड़ेगा। ओके, तो ये आप जल्दी से बना लीजिए। सेवन क्यूबिक सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम पहले आप बनाइए। यहां पर 7 क्रिस्टल सिस्टम के बाद एक कॉलम बना देना है सेलेज का। ये हम लोग फिल करने जा रहे हैं, सेलेज, इंटरफेशियल एंगल और कौन कौन से ब्रेवाइज लैटिस बनेंगे। ये एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि जेई मेन और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेन और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो जल्दी से इसको एक शॉर्टकट के थ्रू हम लोग, एक ट्रिक के थ्रू ये समझने वाले हैं। ओके, नोट कर लिया सभी ने? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। अब जितना नोट कर लिया है ठीक है, बाकी का बाद में नोट कीजिएगा। ये कॉलम बना लिए ना अपने सेलेज और इंटरफेशियल एंगल और ब्रेवाइज लैटिस। ओके, चलिए देखिए, 3D क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे 2D में मुझे 3 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, वैसे ही 3D में कितने की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो आंसर है 6, 3 एक्सिस एंड 3 इंटरफेशियल एंगल, 3 एक्सिस एंड 3 इंटरफेशियल एंगल। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग
जो एज लेंथ है वो मैंने लेट कर रखी है ABC, जो कि आपको मैंने यूनिट सेल में दिखाया था, और इंटरफेशियल एंगल है अल्फा, बीटा एंड गामा। तो 3 एक्सिस एंड 3 इंटरफेशियल एंगल, ये आप लिख भी लेंगे कहीं पर 3D क्रिस्टल सिस्टम में। टू डिफाइन 3D क्रिस्टल सिस्टम, to define 3D crystal lattice, we require 6 parameters, 3 axis and 3 interfacial angle। चलिए, क्यूबिक, एक क्यूब में क्या होता है? तो भाई एक क्यूब में हम सब जानते हैं A बराबर B बराबर C होता है कि नहीं? और उसमें इंटरफेशियल एंगल का क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और वो सब 90 डिग्री भी होता है ना। चलिए, अब पहले मैं आपको सेलेज का शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं, फिर इंटरफेशियल एंगल और फिर ब्रेवाइज लैटिस। ध्यान से समझिएगा अच्छे से, मुझे ABC के टर्म में बताना है। क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सा, ऑर्थोरोम्बिक। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक में आप ब्रैकेट में लिख लीजिए मैच बॉक्स, ये आपके बड़ा काम का है। मैच बॉक्स, ये आप ब्रैकेट में लिख लेंगे मैच बॉक्स। मैच बॉक्स, माचिस, उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही ऑर्थोरोम्बिक होता है। तो चलिए देखिए, सेलेज पहले दो, जिसमें A बराबर B बराबर C, पहले दो जिसमें A बराबर B बराबर C, सीरियल यही होना चाहिए 7 का, तभी ये पहले दो और बाद में दो, ये सब समझ में आएगा। तो फर्स्ट 2 यानी क्यूबिक और ट्राइगोनल में A बराबर B बराबर C, दूसरे दो यानी कि टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में A बराबर B डज नॉट इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, और लास्ट के 3 ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, A does not equal to B does not equal to C, A does not equal to B does not equal to C। जरा आप सोचिए, मैच बॉक्स ना हो तो किसी को बोल के मांग लीजिए घर में मैच बॉक्स। मैच बॉक्स तो सभी के घर में होता है, तो मांग लीजिए किसी से मैच बॉक्स। अब जरा मैच बॉक्स को देखिए, उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों अलग अलग होंगी, यानी ABC तीनों अलग अलग है। दिख रहा है? तो ऐसे ही समझ सकते हैं। तो फर्स्ट 2 A बराबर B बराबर C, सेकेंड 2 A बराबर B डज नॉट इक्वल टू C, और आखिरी के 3 A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। अब बात करता हूं मैं इंटरफेशियल एंगल की। इंटरफेशियल एंगल में 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, 1, 3, 5, इन तीनों में यानी क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, वही मैच बॉक्स, देखिए नहीं अभी देखिए उसको, इन सभी में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 होता है। क्या मैच बॉक्स में भी ऐसा ही होता है? चेक कीजिए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। 1, 3, 5, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। अच्छा, लास्ट में आ जाइए, ट्राई क्लिनिक, सब उल्टा पुल्टा होता है। ट्राई क्लिनिक में अल्फा, बीटा और गामा कोई भी बराबर नहीं होता, और कोई भी 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये 4 याद करना तो बहुत ही आसान है। 1, 3, 5 पे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90, और ट्राई क्लिनिक लास्ट वाला, उसमें कुछ भी बराबर नहीं होता है ना, और 90 भी नहीं होता, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्राइगोनल। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा तो होता है, लेकिन वो 90 नहीं होता। सीरियल यही रखेंगे तो लर्न हो जाएगा। और अगर ये सीरियल आपने गड़बड़ किया और आपने सोचा कि आप अपनी बुद्धि लगाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। कंफ्यूज हो गए
और टाइम बर्बाद करोगे और फिर यही पढ़ने लगोगे। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही यही पढ़ने लगो। 1 3 5 पे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, लास्ट वाले में अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90, कोई भी बराबर नहीं, कोई भी 90 नहीं। सेकंड नंबर में ट्राइगोनल यानी रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा तो बराबर होंगे लेकिन वो 90 नहीं होंगे। हेक्सागोनल से याद आता है मुझे हेक्सागोन, बेंजीन जैसा, एक एंगल तो 120 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इनको तो रिपीट नहीं करेगा। तो दो एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो एक एंगल कैसा होगा 120 डिग्री। अब बचा लास्ट, इसमें आपको जरूर थोड़ा ज्यादा प्रेशर देकर रटना पड़ेगा। वो ये है कि मोनोक्लिनिक में क्या होता है। तो मोनोक्लिनिक अगर आप हेक्सागोनल से ही याद रखें तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 या डज नॉट इक्वल टू 120। तो ये हैं टोटल 7 हमारे क्रिस्टल सिस्टम जो थे उसके अंदर सेलेज और इंटरफेशियल एंगल का रिलेशन। क्या आपको यहां तक कोई डाउट? क्या आपको यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना है? एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। सेलेज में पहले दो ए बराबर बी बराबर सी, दूसरे दो ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी, और आखिरी के 3 ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। सॉलिड स्टेट में यही मैं कहूंगा, एक ये वाला चार्ट थोड़ा रटना पड़ता है, ये वाले चार्ट को रटना पड़ता है, और रटने का मैं आपको शॉर्टकट भी सिखा रहा हूं। अगर आप शॉर्टकट से याद रखेंगे तो आपको कुछ चीजें बस याद रखनी अपने माइंड में, पूरा चार्ट आप खुद बना लोगे। एग्जाम्पल तो आपको समझाने के लिए हैं, और वो एग्जाम्पल तो रटने भी पड़ेंगे भाई, अगर एग्जाम्पल से कुछ पूछा नहीं जाता है वैसे। और आप ये सब जब डी ब्लॉक और ये सब पी ब्लॉक एस ब्लॉक में जब पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी सब आइडिया लगने लगेगा। क्लियर सर? ओके, चलिए। इंटरफेशियल एंगल के लिए मैंने क्या बताया आपको, 1 3 5 पे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, सातवें वाले में यानी ट्राइक्लीडिंग में कोई किसी के बराबर नहीं, 90 भी नहीं, ठीक है। ट्राइगोनल यानी रोम्बोहेड्रल वाले पे आ जाना है, उसमें अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे, 90 नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको हेक्सागोनल में आ जाना है, हेक्सागोनल में हेक्सागोन से फीलिंग आ जाएगी, 120 डिग्री एक एंगल होगा, तो बाकी के दो 90 डिग्री होंगे। अब लास्ट बचेगा मोनोक्लिनिक, इसमें अच्छे से याद कर लो, हेक्सागोनल के बाद सीधा मोनोक्लिनिक पे ही आना है क्योंकि वही छूटा रहेगा। अल्फा बीटा बराबर 90 और यहां गामा 120 है, यहां अल्फा गामा 90 और बीटा डज नॉट इक्वल टू 90, यानी दो एंगल 90 होंगे, तीसरा 90 या 120 नहीं होगा। अब बात आती है ब्रेवाइज लैटिस की। तो ब्रेवाइज लैटिस कितने होंगे? टोटल होंगे 14, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब वो 14 में कौन कौन से और किस में कितने बनेंगे तो वो बताने जा रहा हूं। इन्हीं में से कुछ सेंटर्ड भी बनाएंगे और सिंपल क्यूबिक यानी कि प्रिमिटिव यानी कि कोने वाले में एटम, ये सब बनाएंगे, सात के सातों प्रिमिटिव बनाते हैं। तो आप सभी में पी लिख लेंगे, पी का मतलब प्रिमिटिव, पी का मतलब प्रिमिटिव, आप सातों में ये प्रिमिटिव लिख लेंगे, पी वर्ड। क्या सभी ने प्रिमिटिव लिख लिया? अब 2 4 और 7 इनको ब्लॉक कर दीजिए, 2 4 और 7 2 4 7 इनको ब्लॉक कर दीजिए। क्यों ब्लॉक किया? ये 2 क्या है? ट्राइगोनल, 4 क्या है? हेक्सागोनल, और 7 क्या है? ट्राइक्लिनिक। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव बनाते हैं, ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव बनाते हैं, यानी कॉर्नर वाले, ये सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं बन सकता इनमें, बनाओगे क्रिस्टल टूट जाएगा। ओके, अभी तो 14 बताने, अभी तो 7 ही गिने हैं।
चलिए मैं 14 की पूरा आपको हिसाब किताब देता हूं, पूरे 14 कैसे बनेंगे, मैं ये पूरे 14 का आपको हिसाब देने जा रहा हूं। सभी प्रिमिटिव बनाएंगे, 2 4 7 सिर्फ प्रिमिटिव बनाएगा। मैच बॉक्स में सब कुछ बनता है, अगर लगता हो कि भूल जाओगे तो लिख भी लो, मैच बॉक्स में सब कुछ बनता है। क्या क्या बनता है? प्रिमिटिव तो लिखा ही है, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ईसीसी का मतलब एज नहीं, ईसीसी का मतलब एंड सेंटर्ड। यहां पर कहीं एज सेंटर आएगा ही नहीं, क्योंकि इनमें 14 ब्रेवाइस लैटिस में सिर्फ बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड की बात की गई है। ओके, ईसीसी ये भी बना। मैच बॉक्स में सब कुछ बनता है, प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। ईसीसी ये जो लास्ट में लिखा है सिर्फ 2 जगह बनता है। ईसीसी सिर्फ 2 जगह बनता है, कहां कहां? मैच बॉक्स और मैच बॉक्स के नीचे। मैच बॉक्स के नीचे क्या? मोनोक्लिनिक। ईसीसी सिर्फ 2 जगह बनता है, मैच बॉक्स और मैच बॉक्स के नीचे, और कहीं पर भी ईसीसी नहीं बनता। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, बहुत काम की हैं आपके। यही लर्निंग टेक्निक्स हैं, यही लर्निंग ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप ये पूरा चार्ट बना दोगे। अदरवाइज ये सवाल छोड़ के आओगे या -1 लेकर आओगे। तो हर तरीके से मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। मान लो यही पूछ लिया जाए कि ईसीसी कहां कहां बनता है, पूछ सकता है ना? तो मैच बॉक्स यानी ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ओके, चलिए अब शुरुआत से चलते हैं। सिंपल क्यूबिक, ये क्यूबिक सिस्टम में क्या क्या बनता है? प्रिमिटिव बना ही है, बीसीसी और एफसीसी। ईसीसी तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो तो पहले ही बोल चुके हैं, ईसीसी 2 जगह बनता है। ठीक है, ये वाले को तो ब्लॉक ही कर लिया था। अब देखिए सब कुछ हो गया, सिर्फ टेट्रागोनल बचा। जब लास्ट में एक बचे तो वहां पर जाके लिख देना बीसीसी। बीसीसी गिनो कितने बने? 14 बन गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यही वो टोटल 14 ब्रेवाइज लैटिस हैं जो जल्दी किसी से याद नहीं होते, और आपको सेलेज, इंटरफेशियल एंगल और ब्रेवाइज लैटिस तीनों के थ्रू लर्न करना है, जो कि इस लर्निंग ट्रिक से 100% पॉसिबल है, जो कि इस लर्निंग ट्रिक से 100% पॉसिबल है। अब बताइए, ये चार्ट में कोई डाउट? इस चार्ट में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? अगर किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 14 ब्रेवाइज लैटिस कैसे दिखते होंगे? तो ये एनसीईआरटी वाला फिगर है, एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, है ना, वही सब बताए गए हैं। अब ये टोटल 14 ब्रेवाइज लैटिस जो हैं वो देखिए यहां पर बना दिए। क्यूबिक में कितने पॉसिबल हैं? 3। यही लिखा था आपने, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, है ना। फिर 2 4 7। अच्छा, यहां पर ऊपर नीचे कर दिया गया है, मिक्स किया है, वो सीरियल नहीं है। ठीक है, क्यूबिक तो मैंने बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? ट्राइगोनल, देखिए सिर्फ प्रिमिटिव बनता है। फिर मैंने आपको बताया था टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर, लास्ट में जो बच जाए वो बॉडी सेंटर, है ना। हेक्सागोनल में भी सिर्फ प्रिमिटिव बनता है। ऑर्थोरोम्बिक, मैच बॉक्स में सब कुछ बनता है, प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। एंड सेंटर्ड, बेसिस फेस सेंटर्ड कोई बोलते हैं, एंड सेंटर्ड। ईसीसी सिर्फ 2 जगह बनता है, मैच बॉक्स और मैच बॉक्स के नीचे। यही वो टोटल 14 ब्रेवाइज लैटिस है। क्या अब आपको पूरा क्लियर है? ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा।
और साथ ही साथ एनसीईआरटी से भी थॉरोली रिवाइज कीजिएगा। कोई डाउट हो तो जल्दी से लिखिए। वैसे कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर टाइम देकर और कैसे लर्न करना है, क्या शॉर्टकट अप्लाई करना है जिससे कम टाइम में अपने को पूरा चार्ट समझ में आ जाए, वो पूरा बता दिया। चलिए अब आ जाते हैं काम की बात पे। अब रटने अटने वाला काम तो खत्म हो गया, अब लर्न करने वाला काम बिल्कुल लास्ट में आएगा, थ्योरेटिकल। वो होगा डिफेक्ट इन सॉलिड। बाकी पूरे सॉलिड स्टेट में अब कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है, है ना। जो कुछ भी बोलूंगा उसका प्रूफ होगा। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड सेल एज एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी कि जेड इन अ क्यूबिक सिस्टम। यहां पर जेड एटॉमिक नंबर नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? चलिए देखते हैं। पहला है सिंपल क्यूबिक, यानी कि प्रिमिटिव। कॉर्नर पे रखेंगे एटम्स, तो यहां पर जैसे कि मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां पर एटम्स मैं सिर्फ कहां पर लगाऊंगा, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे एटम लगेंगे, ओके। तो जैसे मैंने 8 कॉर्नर चूज किए और यहां 8 कॉर्नर पे एटम लगाऊंगा। ये एटम इतने बड़े होंगे कि ये वाला एटम इस वाले एटम को टच कर रहा होगा। अब यहां पर मैं इतने बड़े बड़े एटम नहीं दिखा पाऊंगा, अभी मैं आपको 3D विजुअलाइजेशन करके दिखाता भी हूं। 3D में दिखाता हूं कैसे टच कर रहे होंगे। यहां पर आप सिंपल 8 एटम ऐसे बना लीजिए। ये 8 एटम को आपको ऐसे बना लेना है, क्योंकि प्रिमिटिव का मतलब सिर्फ कॉर्नर पे होंगे एटम। प्रिमिटिव का मतलब एटम कहां होंगे, ओनली कॉर्नर, ओनली कॉर्नर। समझ आया? क्या यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखिए, ये दो एडजेसेंट कॉर्नर के बीच की लेंथ, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, सेल एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल एज, ए। अब मुझे क्या बताना है, रेडियस और सेल एज के बीच में रिलेशन। तो मैंने आपको पहले ही कहा, ये दो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर टच कर रहे हैं तो इनके बीच की लेंथ a बराबर किसके होगी? a बराबर होगा 2r, यानी r इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सेल एज। r इज इक्वल टू a/2। रिलेशन मिल गया रेडियस और सेल एज के बीच में। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, बताइए अगर मैंने इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, इसको बॉल से समझिए, बॉल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 8 बॉलें यहां पर लगा रखी हैं और ये 8 बॉलें एक दूसरे को, कॉर्नर वाली एक दूसरे को टच करती हैं। सब तो नहीं करेंगी एक दूसरे को टच, एक कॉर्नर से जितनी कॉर्नर की बॉल है, यानी ये वाली बॉल इसको टच कर रही है, ये वाली बॉल इसको टच कर रही है और ये वाली बॉल इसको टच कर रही है। ऐसे तो टच करेगी। तो अब बताइए हमारे इस यूनिट सेल में टोटल कितनी बॉलें हैं। अब इस बात को मैं 3D में लेकर आ जाता हूं। आप सभी लोग अपना अपना स्टडी रूम देखिए, ओके। इसके साथ साथ आप ये रूम देखिए, इसमें 8 कोने हैं। 8 कोनों पे बॉल लगा दी गई। ये ऊपर वाले कोने की बॉल नीचे वाले कोने की बॉल को टच कर रही है। ऐसे इस पूरे में 8 बॉलें लगाई गई। बट इफेक्टिवली कितनी बॉल हमारे इस रूम में है? इफेक्टिवली कितनी बॉल हमारे इस रूम में है? तो आंसर है 1। वो कैसे? वो ऐसे कि ये कोना जिस पे आपने बॉल लगाई है, वो पूरी बॉल हमारे रूम में नहीं है। उस बॉल का सिर्फ 1/8 हिस्सा हमारे रूम में है। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि अगर आप इसी को
एक बड़े से यूनिट सेल में समझें और ये एक छोटा यूनिट सेल मान लें, तो इस कमरे के बगल में भी एक कमरा बना दीजिए, इसके पीछे भी बना दीजिए, और वो जो बगल में बनाया उसके पीछे भी बना दीजिए। तो ये बेस में कितने रूम हो गए? 4, और इसके ऊपर भी 4 बना दीजिए। तो ये जो कोना है वो उस बड़े से लैटिस का बॉडी सेंटर कहलाएगा, 8 यूनिट सेल का बॉडी सेंटर कहलाएगा। अब आप सोचिए आपके कमरे में बॉल का कितना हिस्सा है, तो आपके कमरे में बॉल का सिर्फ 1/8 हिस्सा है। तो कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एक फेस को 2 ही लोग तो यूज करते हैं, एक इधर वाला एक उधर वाला, है ना, उस रूम में, पीछे वाले रूम में। तो 1/2 हाफ फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन, हाफ बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर तो पूरा पूरा अपने रूम के अंदर है तो 1, और एज सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा? तो एक एज को कितने लोग यूज कर रहे होंगे? 4 लोग। मैं यूज कर रहा हूं अपने रूम में, बगल वाला यूज कर रहा होगा अपने रूम से, इसके ऊपर वाला यूज कर रहा होगा, और वो बगल वाला रूम में जो ऊपर बना होगा रूम वो यूज कर रहा होगा। तो 4 लोग यूज कर रहे होंगे, तो 1/4, 1/4, ओके। तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन आया 1/8, बॉल कितनी है? 8, 8 इंटू 1/8, इफेक्टिवली कितना एटम हमारे रूम में है? Z = 1। क्लियर हुआ? चलिए देखिए ये 2 एटम एक दूसरे को कैसे टच करते हैं, इसका 3D विजुअलाइजेशन मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर 2 एटम दिख रहे हैं, अब ये दूर दूर दिख रहे हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े एटम नहीं बनाए जा सकते। तो देखिए ये 3D विजुअलाइजेशन है, ये एक दूसरे को टच कर रहा है। और अच्छे से समझना है, ये समझिए ये क्या बताया जा रहा है, इसे कट करके दिखाया जा रहा है। इसका मतलब इसका 1/8 हिस्सा हमारे यूनिट सेल में है, सिर्फ 1/8 हिस्सा, पूरा नहीं। ओके, अब समझ में आया आपको सिंपल क्यूबिक? चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अब ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा? देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ये बॉल, यहां पर 8 बॉलें तो बनेंगी। अब आप लोगों को बताना होगा, बहुत सारी बातें आपसे पूछूंगा, और एक बॉल बनेगी सेंटर में, तो टोटल बॉलें कितनी हो गई? 9। लेकिन हमारे रूम में कितनी बॉलें हैं ये मुझे जानना है। और सेलेज के बीच में रिलेशन, सेलेज और रेडियस, ये सभी बॉलें इक्वल डायमेंशन की हैं और ये डिस्टेंस है a। अब मुझे ये बताइए क्या ये दोनों बॉलें एक दूसरे को टच कर रही होंगी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में अगर सारी बॉलें इक्वल डायमेंशन की हैं तो क्या कॉर्नर वाली ये दोनों बॉलें या ये दोनों बॉलें या ये दोनों बॉलें एक दूसरे को टच कर रही होंगी? तो आंसर है नहीं टच कर रही होंगी, क्योंकि अगर टच कर रही होती तो मैं फिर लिख देता A = 2R। नहीं टच कर रही हैं इसीलिए मैं ये नहीं लिख सकता A = 2R। तो A = 2R यहां पर गलत होगा। तो फिर क्या सही होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ये जो बॉडी डायगोनल है, अगर ये A है तो बॉडी डायगोनल हो जाएगा √3A। बॉडी डायगोनल हो जाएगा √3A। सब लोगों को समझ में आ रहा है √3A? एंड √3A = 4R। चेक कीजिए, 2R, 1R एंड 1R, कितना हो गया? 4R। क्योंकि ये तीनों बॉलें एक दूसरे से टच कर रही हैं। बॉडी सेंटर पे रखी हुई बॉल हर कॉर्नर को टच कर रही होगी। तो अगर मैं बॉडी डायगोनल ऐसे ले लूं तो ये √3A आ जाएगा और √3A = 4R। इसका मतलब R = हो जाएगा √3A/4। ये हुआ रिलेशन। दूसरा ये कि Z कितना होगा? Z नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल।
देखिए कॉर्नर पे बॉलें हैं 8 और उसका कंट्रीब्यूशन है 1/8 और बॉडी सेंटर पे पूरी पूरी 1 बॉल है, यानी Z आ गया 2। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 2 और रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड सेल एज इज √3a/4। एक इंपॉर्टेंट नोट आप और लिखेंगे, कोई भी दो बॉलें अगर एक दूसरे को टच करती हैं, ध्यान रखिएगा, कोई भी दो बॉलें अगर एक दूसरे को टच करती हैं तो इनके बीच की मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितनी होगी? 2r। 2r डिस्टेंस होगी। यानी अगर आपको कभी भी मैं ये पूछूं, क्योंकि अब मैं हर रोज ये पूछूंगा कि बताओ ये बॉलें टच कर रही हैं कि नहीं, बताओ ये बॉलें टच कर रही हैं कि नहीं, तो अगर टच कर रही हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए? 2r। अगर आती है तो ठीक, और अगर नहीं आती है तो कभी टच नहीं करेंगी। ये बात ध्यान रखना, नोट करके लिख लेंगे। इफ टू एटम टचेस टू ईच अदर then the distance between them must be equal to 2r। जैसे मुझे लगा कि यहां पर a बराबर 2r है, तो 2r है तो डिस्टेंस टच करना चाहिए। अच्छा, ये जो लिखा है ये सही है या गलत अभी पता चल जाएगा। r इज इक्वल टू √3a/4 है ना, r इज इक्वल टू √3a/4। ये मैंने सॉल्व किया तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? √3a/2। तो ये 2r बराबर किसके है? √3a/2। ठीक है ना, ये 2r किसके बराबर आ रहा होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो ये 2r किसके बराबर आ जाएगा? √3a/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों बॉलें एक दूसरे को टच कर रही हैं तो आप a बराबर 2r लगा दीजिए यहां पर, यहां से यहां के बीच में अगर टच कर रही हैं। ठीक है ना, तो अगर आप दो बॉलें अगर एक दूसरे को टच कर रही हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2r। यानी ये √3a/2 ये 2r के बराबर होना चाहिए। तो लिख ही रहे हैं, तो देखिए हो रहा है प्रूफ, वैसे ही हो रहा है। √3a/2 इनके बीच की डिस्टेंस है और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2r। तो हर जगह आपको अगर ये प्रूफ कर दोगे कि दो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है? 2r, तो इसका मतलब वो टच कर रहे हैं। और अगर वो टच नहीं कर रहे हैं तो 2r के बराबर कभी नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी 3D विजुअलाइजेशन समझते हैं। देखिए ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है और ये 4 कॉर्नर पे जो बॉल लगी हुई हैं एक दूसरे को अब की बार टच नहीं कर रही, क्योंकि इक्वल डायमेंशन की बॉल बीच में है, बॉडी सेंटर पे है। ये आप देख भी सकते हैं, बीच में जगह छूटी हुई है। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि ये टच नहीं कर रहा है। ये कॉर्नर का 1/8 हिस्सा यूज किया गया और ये बॉल का पूरा हिस्सा यूज किया जा रहा है। पूरी बॉल बीच में रखी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये 3D विजुअलाइजेशन से 100% समझ में आ रही होंगी सारी बातें, और इनके बगैर भी आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तो स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूं तो ये सब दिखा रहा हूं। सपोज व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो आपको विजुअलाइज ही करना पड़ता और साथ में आपको एनसीईआरटी फिर दिखाता कि उसमें से देखते जाइए, समझते जाइए। और भी चलिए फेस सेंटर्ड के बारे में जानते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आपको बॉलों को कॉर्नर पे रखना है, तो 8 कॉर्नर पे 8 बॉलें रख दी गई। इफेक्टिवली 8 नहीं है हमारे रूम में। अब फेस सेंटर नाम से ही समझ में आ रहा है कि हर फेस के सेंटर पे, तो फेस सेंटर कितने हैं? 6। तो हर फेस के सेंटर पे ये आगे वाले फेस का सेंटर ये और ये पीछे वाले फेस का सेंटर ये आपको हर फेस सेंटर पे रखनी पड़ेंगी बॉलें। अब कौन सी बॉल किसको टच कर रही है या नहीं कर रही है ये आपको पता लगाना पड़ेगा भाई। ये ए है, क्या ये दोनों बॉलें एक दूसरे को टच कर रही हैं? बिल्कुल नहीं कर रही होंगी, क्योंकि बीच में इक्वल डायमेंशन की बॉल है। इक्वल डायमेंशन की बॉल रखनी है। यहां हो सकता है मेरे से गलती से छोटा बड़ा बन गया हो, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखिए। इक्वल डायमेंशन की सारी बॉल हैं,
तो जब कभी भी ऐसा होगा तो ये दोनों बॉल भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। मैं आपको ये प्रूफ करके बता सकता हूं कि ये दोनों बॉलें एक दूसरे को टच कर रही हैं। वो कैसे? अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। पाइथागोरस की मदद से मैं ये निकाल लूंगा कि ये कितना होगा। इसको थोड़ा सा इधर बनाइएगा, ठीक है। ये कितना होगा? √2a। और अब की बार मैं लिखूंगा √2a बराबर 4r। √2a बराबर 4r, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2a/4। अब आप सोचिए कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। √2a तो ये पूरा है, तो √2a/2 यानी a/√2, तो a/√2 ये 2r के बराबर आ रहा होगा। चेक कर लीजिए, ये इसको इधर ले आइए, यहां पे 2 से डिवाइड कर दीजिए। √2a/2 बराबर 2r। हो रहा है प्रूफ? अगर दो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ रही होगी? उनके बीच की पॉसिबल डिस्टेंस कितनी आ रही होगी? 2r। वो पॉसिबल डिस्टेंस होगा। तो r और a में ये रिलेशन आ गया। अब बात आती है z की। z नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन है 1/8 और फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन है हाफ, तो 6 × हाफ कितना हो गया? 1 यहां से, 3 यहां से, कितना हो गया? 4। z इज इक्वल टू 4। z इज इक्वल टू कितना आया? 4। समझ आया आपको? तो ये मैंने आज आपको BCC, FCC और सिंपल क्यूबिक इनके बारे में बता दिया। ओके, चलिए एक और बता देता हूं आपको, ECC, तो कंप्लीट ही हो जाएगा। ECC और जान लेते हैं। ये 3D विजुअलाइजेशन इसका है। देखिए फेस सेंटर पे बॉलें रखी गई हैं और फेस सेंटर में देखिए ये आधी बॉल दिखाई जा रही है क्योंकि आधी ऊपर वाले फेस के सेंटर पे होगी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? नोट कीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जो चीजें आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सा है। ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक कैसा होता है? एंड सेंटर्ड क्यूबिक में 8 बॉलें आप लगा दो कॉर्नर पे और कोई 2 अपोजिट फेस सेंटर पे बॉल लगाओ। यानी अगर यहां लगाया तो यहां लगाएंगे और कहीं नहीं। अगर यहां लगाएंगे तो फिर उसका अपोजिट फेस सेंटर यहां होगा। अगर ऐसा होगा तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है तो R और A में मैं रिलेशन नहीं बता पाऊंगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया, R और A के बीच में कोई रिलेशन नहीं आने वाला, क्योंकि अगर मैंने ऐसे देख के लिखा तो कुछ अलग आएगा, ऐसे देख के लिखा तो अलग आएगा। इट इज नॉट सिमेट्रिकल, जिस वजह से R और A के बीच में रिलेशन नहीं बता पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, Z के बारे में तो बता देंगे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, हाँ वो बताया जा सकता है। Z के बारे में बताया जा सकता है, वो क्या होगा? 8 × 1/8 प्लस 2 × हाफ, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2, यानी कि ये BCC के Z के बराबर हो गया। समझ आ रहा है? R और A के बीच में रिलेशन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए नहीं बता सकते। ओके, यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगले टर्न पे जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था वो आज तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कल की क्लास में मैं उसको डिस्कस करूंगा। और ये जितना मैंने कंट्रीब्यूशन वाली बात बताई, इनको अच्छे से पढ़ के आपको अगली क्लास अटेंड करनी होगी। ओके, तो इतना रिवाइज कर लीजिएगा और आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।